मेरा मुआयना करने के बाद दोनों डॉक्टरों ने जाहिर की तरफ रुख किया और काफी देर तक उसका मुआयना करते रहे। मैं उनके चेहरों पर लिखी तशवीश पढ़ता रहा। उन्होंने सिल्विया से कुछ चार्ट भी लेकर देखे। उनमें से एक बड़बड़ाया, अब तक तो इसे होश आ जाना चाहिए था। दूसरा बोला, मालूम होता है दिमाग कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गया है। पहले डॉक्टर ने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी, बोला इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा बोला, मगर जो दवाएं इसे इस्तेमाल कराई जा चुकी हैं उसके बाद और क्या किया जा सकता है। पहले ने कहा, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि इसे किसी दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए जहां मुकम्मल खामोशी हो। दूसरा डॉक्टर उससे मुत्तफिक हो गया, बोला यही करना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त मैंने दखल अंदाजी की। मैंने कहा, तुम इसे यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते, अगर ले जाओगे तो मैं भी साथ जाऊंगा। दोनों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। फिर उनमें से एक जो ज्यादा मौम्बर था चंद कदम मेरी तरफ बढ़ाया, बोला, क्या तुमने सुना नहीं कि इसका दिमाग मुतासिर है और इसे ऐसी जगह दरकार है जहां मुकम्मल सुकूत हो। मैंने कहा, मैंने सुन लिया है, लेकिन तुम लोग बेफिक्र रहो, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। उसने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि किसी और को भी इसके साथ रखें। मैंने कहा, जब मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा तो फिर ये मुमकिन क्यों नहीं है। वो बोला, डॉक्टर हम हैं, तुम नहीं हो, और ये फैसला करना हमारा काम है कि मरीज का इलाज किस तरह मुमकिन है। मैंने कहा, ठीक है, मगर मैं भी इसे मुनासिब नहीं समझता कि मेरा साथी तन्हा रहे। वो बोला, वो तन्हा नहीं रहेगा, इसकी देखभाल के लिए डॉक्टर भी होंगे और नर्सें भी। मैंने कहा, जहां इतने लोग होंगे वहां मेरी मौजूदगी से क्या फर्क पड़ जाएगा। उसने खुश्क लहजे में कहा, तुम बिला वजह बहस कर रहे हो। मैं कह चुका हूं कि हम मरीज के लिए जो मुनासिब समझेंगे करेंगे। मैंने उछल कर खड़े होते हुए कहा, मैं देखता हूं तुम इसे मेरी मर्जी के खिलाफ यहां से कैसे ले जा सकते हो। मेरे इस तरह उछल कर बेड से उतरने पर दोनों डॉक्टर और सिल्विया शिश्त रह गए। सब अपनी अपनी जगह साकित हो गए और मैं इस तरह खड़ा था कि मेरे करीब से गुजरे बगैर कोई कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर मोमर डॉक्टर संभाला लेकर मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारे अपने साथी के हक में बुरा साबित होगा मिस्टर एली। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हाँ तो जनाब मेरे नाम से भी वाकिफ हैं। उसने निहायत संजीदगी से कहा, सिर्फ नाम से ही नहीं, हर बात से वाकिफ हैं। मैंने कहा, फिर बताओ मैं अपने साथी को तुम्हारे रहमो करम पर कैसे छोड़ दूं। वो बोला, हालांकि तुम खुद 36 घंटों तक हमारे रहमो करम पर रह चुके हो। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने कहा, पॉलिसी किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। वो बोला, डॉक्टर की सिर्फ एक ही पॉलिसी होती है, किसी तरह भी सही उसका मरीज सेहतयाब हो जाए। मैंने कहा, तुम लोग डॉक्टर सही मगर किसी के मुलाजिम भी हो। मैं उसकी पॉलिसी की बात कर रहा था जिसके तुम मुलाजिम हो। वो बोला, मिस्टर अली, अगर हम चाहें तो तुम्हारे साथी को जबरदस्ती भी यहाँ से ले जा सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने बेख्तियार पूछा, क्यों? वो बोला, इसलिए कि इसकी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। अगर तुम्हें अपने साथी से मोहब्बत है तो तुम्हें हमारे साथ ताउन करना चाहिए। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं किसी यहूदी पर एतबार नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर डॉक्टर का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन जब वो बोला तो उसकी आवाज हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून थी और उसमें इश्तियाल का शायबा तक नहीं था। वो बोला, तुम्हें ये बात कहने की जरूरत नहीं थी मिस्टर अली, मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तुम्हारे कारनामे भी मेरे इल्म में हैं। मैं तुमसे यहूदियत के बारे में गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं कोई मुबल्लिग नहीं हूँ। यहूदियों के बारे में भी गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ईमान है कि हर कौम में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग मौजूद हैं। मेरा सियासत से भी कोई वास्ता नहीं है, इसलिए सियासी गुफ्तगू भी नहीं कर सकूंगा। ये सारे मामलात उन्हीं लोगों तक रखो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन गलत है और कौन सही, कौन गालिब होता है और कौन मगलूब। मुझसे तो मेरे शोबे की हद तक बात करो। इतना तो तुम खुद भी जानते होगे कि दुनिया के किसी भी मुल्क के मेडिकल के निसाब में रंग, नस्ल, कौम और मजहब की बुनियाद पर कोई बात शामिल नहीं की जाती, न पढ़ाई जाती है। दुनिया का हर मजहब मोहब्बत की तलकीन करता है और नफरत से रोकता है, लेकिन हर मजहब के मानने वालों में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो मजहबी तालीमात से बगावत करते हुए नफरत को अपना शियार बना लेते हैं। मैं बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मैंने वो पेशा अपनाया है जो अमली तौर पर हर किस्म के तासुबात से बालातर है। कभी ऑपरेशन टेबल पर हमारे सामने हमारा दुश्मन भी आ जाए तो हमारे हाथ उसके लिए मसीहाई के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं पलक झपकाए बगैर उसे देख रहा था और उसने भी तमाम गुफ्तगू मेरी आंखों में आंखें डाल कर की थी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी एक बात से भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन तुम भी तो आखिर किसी के मुलाजिम हो। उसने मेरी बात काट दी, बोला, तुम्हारा ख्याल गलत है। जब तक कोई शख्स ज़ेरे इलाज है वो हमारी जिम्मेदारी है और उस पर किसी का बस नहीं चल सकता। मैंने पैंतरा बदला, कहा, लेकिन मैं जो यहाँ अकेला रह जाऊंगा। उसने तेजी से कहा, सिल्विया तुम्हारी रफाकत के लिए यहीं मौजूद रहेगी।
मैंने एतराज़ किया, मेरे साथी को भी तो देखभाल की ज़रूरत होगी। वो बोला, बेफिक्र रहो, हमारे पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। मैंने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिल्विया हर वक्त तो मेरे पास नहीं रह सकती। वो बोला, 24 घंटे रहेगी और अगर तुम चाहोगे तो ड्यूटी तब्दील भी की जा सकती है। मैं खामोश हो गया। ज़ाहिर के सिलसिले में मैंने जिस रद्द अमल का मुजाहरा किया उसे जज्बातियत के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता था। हम ऑलिव हार्वर्ड के कैदी थे, वो हमें मरवा भी सकता था और हमसे ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के मुताबिक काम भी ले सकता था। फिर यह हकीकत थी कि अगर हमें मारना ही मकसूद होता तो ये काम उस वक्त ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकता था जब हम बेहोश थे। उन्होंने ज़ाहिर को उस कमरे से मुंतकिल कर दिया और मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा। सिल्विया कमरे में ही रुक गई थी। उन लोगों ने उसे चलने को कहा भी नहीं था और ये तो पहले ही तय हो चुका था कि वो मेरी देखभाल के लिए रुकेगी। उसे रोकने से मेरा मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था कि बातों बातों में उससे कुछ हकायक उगलवा सकूं। सिल्विया ने तकल्लुफाना अंदाज बालाए ताक रखते हुए कहा, अब तुम लेट जाओ एली, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैंने बेड पर पैर लटका कर बैठते हुए कहा, मैं किसी किस्म की कमज़ोरी महसूस नहीं कर रहा। वो बोली, मरीज़ को चाहिए कि खुद को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं जिस्मानी तौर पर तो आराम कर लूँगा, मगर जहनी सुकून किस तरह मैसर आएगा। वो बोली, क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने कहा, मुझे अपने साथी की फ़िक्र खाई जा रही है। उसने बड़े कठिन मराहिल में मेरा साथ दिया है। वो बोली, उसे बेहतर इलाज की गरज से यहाँ से ले जाया गया है, तुम्हें तो ज़हनी तौर पर मुतमईन हो जाना चाहिए। मैंने अचानक उससे सवाल किया, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों रोका है? उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ, तुमने बताया तो था, अपनी तन्हाई रफा करने की गरज से। मैंने कहा, अगर मैं तन्हा रहता तो अपने साथी के बारे में सोचता रहता, तुमसे बातें करता रहूंगा तो ध्यान बटा रहेगा। सिल्विया ने हैरत से कहा, इसके लिए मैं ही क्या ज़रूरी थी? मेरी जगह कोई और आता तो तुम उससे भी बातें कर सकते थे। मैंने कहा, बातें भी तो हर एक से नहीं की जा सकती। तुम पहली नज़र में ही मुझे भाग गई थी, तुम्हारी जगह मालूम नहीं कौन आता। सिल्विया ने हैरत से मुझे देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, तुम तो बहुत अच्छे अदाकार हो। मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी हसीन रफाकत से बहरावर होना चाह रहा था और तुम मुझे अदाकार कहकर मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रही हो। सिल्विया एक बार फिर वर्ता हैरत में डूब गई, मगर पहले की तरह ये कैफियत महज चंद लम्हों तक कायम रही। बोली, सच कह रही हूँ, अगर तुम फिल्मों की तरफ निकल जाओ तो पहली ही फिल्म में अदाकारी का ऑस्कर अवार्ड जीत लोगे। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है सिल्विया, आज के दौर में हर चीज़ की तारीफ उलट कर रह गई है। हम सबका यही हाल है, सच पर झूठ और अदाकारी पर हकीकत का गुमान होता है। सिल्विया हंस पड़ी, बड़ी मुतरन्नम हंसी थी, दिल में उतर जाने वाली। बोली, तुम्हारे यहाँ पहुँचने से कबल ही हमें तुम्हारे बारे में बड़ी तफसील से आगाह किया गया था, इसलिए अब हम में से किसी का धोखा खाना मुमकिन नहीं है। मैंने दिल ही दिल में ऑलिव हार्वर्ड को बेशुमार खिताबात से नवाजा। कमबख्त ने ये राह भी मसदूद कर दी थी, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वालों में से नहीं था। मैंने सिल्विया पर मश्क जारी रखी। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या बताया गया है, लेकिन जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें जर्रा बराबर भी झूठ नहीं है। बोली, हमें बताया गया है कि तुम पर हुस्न असरअंदाज नहीं होता। बेशुमार हसीन लड़कियों ने तुम्हारी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, मगर उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। क्यों, मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैंने एक बार फिर दिल ही दिल में ऑलिव हार्वर्ड को बुरा भला कहा और सिल्विया से बोला, तुम्हें बिल्कुल दुरुस्त बताया गया है सिल्विया, लेकिन इससे ये कब लाजिम आता है कि मैं कभी किसी से मुतासिर हो ही नहीं सकता। सिल्विया बड़ी संजीदगी से बोली, बिल्कुल लाजिम नहीं आता, लेकिन इत्तेफाक से हमें तहजीब मैल्कम एक्स के बारे में भी बता दिया गया है। उसके मुंह से तहजीब का नाम सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को चौंकने से रोका। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऑलिव हार्वर्ड ने उन्हें मेरे बारे में इस हद तक बाखबर कर दिया है। अब गुफ्तगू का अंदाज जरा सा तब्दील कर देने की जरूरत थी। वो खुद ब खुद ही सब कुछ उगलती चली जाती, बस उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए था कि मैं उससे मालूमात हासिल करने के चक्कर में हूँ। मैंने एक सर्द आह भर कर कहा, तहजीब की बात और है, हमने एक दूसरे को रफ़ीक़े ज़िंदगी के तौर पर चुना है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब मैं हुस्न से मुतासिर भी नहीं हो सकता। सिल्विया ने शोखी से कहा, ज़रूर हो सकते हो, लेकिन पहले तो तुम किसी से मुतासिर नहीं हुए। मैंने कहा, बहुत सी हसीन लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन तुम में न जाने क्या बात है। सिल्विया ने मेरी बात काट कर बड़ी संजीदगी से पूछा, फिर क्या किया जाए? वो ज़र्रा बराबर मुतासिर नज़र नहीं आ रही थी। मैंने एक ठंडी सांस ली, कहा, तुमसे बातें करके दिल बहलाऊंगा, और क्या किया जा सकता है? वो बोली, मुझे मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और वहाँ इस किस्म की मोहब्बत का तसव्वुर पाया जाता है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि तुम लोग सिर्फ एक मोहब्बत करते हो। मैंने कहा, पुरानी बात हो गई, अब तो हम लोग भी एडवांस हो गए हैं। वो बोली, बहुत बुरी बात है अलियार खान, मालूम नहीं तुम्हारा मकसद क्या है, मगर अपनी मुतजाद गुफ्तगू पर गौर करो। एक तरफ तो तुम्हें अपने साथी की तरफ से तशवीश लाहक है,
और दूसरी तरफ तुम इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। मैंने दोनों हाथों से अपना सर दबाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, शायद मेरा दिमाग मुतासिर हो गया है। सिल्विया के चेहरे पर बौखलाहट के आसार नजर आए। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई, बोली, डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने हाथ उठाकर कहा, नहीं, तशवीश की बात नहीं है, बस ये एहसास नहीं हो रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो बोली, जहन पर जोर मत दो और लेट जाओ, कहो तो नींद की गोली दे दूं? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारे कहने पर यह एहसास हुआ है कि अपने साथी की इतनी खराब हालत के बावजूद मैं तुम्हारे हुस्न से मुतासिर क्यों हो गया। ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब तो नहीं है। वो बोली, तुम गुफ्तगू बिल्कुल मत करो, कुछ मत सोचो, कभी कभी यूं भी हो जाता है। मैंने कहा, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूं कि कहीं इसकी वजह वो हालात तो नहीं है जिनसे हमें गुजरना पड़ा है। सिल्विया ने मेरे दोनों शाने पकड़कर दबाव डालते हुए कहा, पहले तुम लेट जाओ, और न चाहते हुए भी मुझे लेटना पड़ा। मैं न सिर्फ लेटा बल्कि आंखें भी बंद कर लीं। सिल्विया ने मुझे चादर उड़ाई और खुद कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद मैंने आंखें खोल दी। सिल्विया हथेली पर ठोड़ी टिकाए मुझे देख रही थी। मुझे आंखें खोलते देखकर मुस्कुराई, बोली, नींद नहीं आ रही तो आंखें ही बंद रखो, इससे भी बहुत सुकून मिलेगा। मैंने नहीफ आवाज में पूछा, तुम कब तक यहाँ रहोगी? उसने बड़े मीठे लहजे में कहा, जब तक तुम कहोगे। मैंने कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम मुस्तकिल मेरे साथ रहो तो? वो बोली, जब तक तुम ज़ेरे इलाज हो मैं मुस्तकिल तुम्हारे पास रहूंगी। मैंने कहा, ये तो बड़ी ज्यादती होगी। वो हैरत से बोली, ज्यादती? नहीं, हरगिज नहीं, कोई ज्यादती नहीं होगी। मैंने कहा, महज मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो बोली, तुम्हारी जगह कोई और मरीज होता तब भी मैं यही करती। मैंने कहा, ओह, मैं समझा था महज मेरी खातिर। मेरे लहजे में मायूसी थी। सिल्विया हंसी, बोली, दिल छोटा न करो, बाज चीजों का ताल्लुक पेशावराना जरूरियात से भी होता है। मैंने कहा, बाज़ औक़ात ज़ाती मामलात को तरजीह भी देना पड़ जाती है। सिल्विया शौक़ी से बोली, ऐसा हो भी सकता है। मैंने कहा, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं है। सिल्विया ने मुस्कुरा कर कहा, कम से कम यहाँ की हद तक तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारी बात बहुत तिश्ना है, उसकी वजाहत करो। वो बोली, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हर लड़की तुमसे किसी न किसी हद तक ज़रूर मुतासिर होती होगी। यहाँ तो खैर मैं मजबूर हूँ, लेकिन अगर कहीं और तुमसे मुलाकात हुई होती तब भी मैं तुम्हारी बात आसानी से न टाल सकती। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कहीं मैं मगरूर ना हो जाऊं। वो बोली, मैं जानती हूं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे बारे में हमें बहुत तफसील से बताया गया है। मैंने कहा, हमें से क्या मतलब? मेरे बारे में किस किस को बताया गया है? सिल्विया ने कहा, इस इमारत में मौजूद हर शख्स को। मैंने पूछा, उसकी वजह? बोली, ताकि हर वो शख्स जिसका तुमसे वास्ता पड़ने वाला है तुम्हें पूरी तरह समझ ले और किसी भी तरह तुम्हारी किसी चाल में न फंसने पाए। मैंने कहा, क्या यहाँ मेरी हैसियत कैदी की सी है? वो बोली, हाँ, इमारत की हर राहदारी में मुसल्लाह पहरेदार मौजूद हैं और वो सब के सब तुम्हारी खतरनाकियों से पूरी तरह वाकिफ हैं, लिहाजा यहाँ से तुम्हारे फरार के इम्कानात न होने के बराबर हैं। मैं सोच में डूब गई। फरार तो वो किसी न किसी तरह होना ही था। पहले ही हमारी 5-6 रोज की मेहनत खाक में मिल चुकी थी, लेकिन जाहिर को साथ लिए बगैर मैं ऐसी कोई कोशिश करने के मूड में नहीं था। मैंने उसे पूछा, कोई हर्ज न हो तो ये भी बता दो कि हमारे लिए इतना एहतमाम करने वाली शख्सियत का नाम क्या है? सिल्विया ने हैरत से कहा, अब तुम मुझसे अपने अज़ली दुश्मन का नाम भी पूछोगे? मैंने कहा, मुझे अंदाजा था, लेकिन यकीन करो मेरे बारे में तुम लोगों से मुबालगा आराई की गई है, वरना दर हकीकत मैं इतना ज्यादा खतरनाक आदमी नहीं हूँ। वो बोली, तुम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हो, बल्कि तुम तो इंसानियत के बहुत बड़े मोहसिन हो। मैं सन्नाटे में आ गया। सिल्विया के कहे हुए अल्फाज नाकाबिले यकीन थे। मैं हैरत से गुंग होकर रह गया। वो बोली, तुम शायद ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का ब्लफ कर रही हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, फिर मुझे क्या समझना चाहिए? वो बोली, मैंने जो कुछ भी कहा है पूरी दयानतदारी से कहा है अली यार खान। कबल इसके कि मैं कुछ कहता, दरवाजा खुला और एक डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। ये वही मोअम्मर डॉक्टर था जिससे थोड़ी देर कबल मेरी गुफ्तगू हो चुकी थी। सिल्विया उसे देख कर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने सिल्विया से पूछा, कोई मसला तो नहीं है? वो बोली, मसला तो कोई नहीं है, बस ये जरा ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, क्यों मिस्टर रैली, तुम बहुत जज्बाती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मौजूदा हालत में ज्यादा सोचने से तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज्यादा बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं डॉक्टर, बस जरा सर में दर्द महसूस होने लगा था। सिल्विया के कहने पर मैं आंखें बंद करके लेटा तो दर्द गायब हो गया। वो बोला, अपने साथी की तरफ से फिक्रमंद मत होना, हम उसकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। मैंने तेजी से कहा, तुम्हारे अल्फाज से साफ जाहिर हो रहा है कि उसकी जान खतरे में है। वो बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये हकीकत है कि अगर उसे 24 घंटे में होश नहीं आया तो फिर उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। मैंने कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि मुझे ज़हनी सुकून की जरूरत है और दूसरी तरफ तुम मुझे ऐसी बुरी खबरें सुना रहे हो।
वो बोला, हमें मालूम है कि तुम मजबूत आसाब के मालिक हो, बड़े से बड़ा सदमा सह सकते हो। इस वक्त यहाँ मेरी आमद का मकसद यही था। तुम उसकी तरफ से बहुत फिक्रमंद थे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। वजह यह है कि कोई अचानक खबर बाज़ औक़ात नाकाबिले बर्दाश्त साबित होती है। मैंने तवील सांस लेकर कहा, शुक्रिया डॉक्टर, मैं खुद को किसी बुरी खबर के लिए तैयार करने की कोशिश करूंगा। वो बोला, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो बता देना, कहो तो तुम्हारे लिए किसी और नर्स को भेज दूं। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर, सिल्विया के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है। वो बोला, तब तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, रात तक फिर आऊँगा। डॉक्टर के जाने के बाद सिल्विया फिर कुर्सी पर बैठ गई। उसने कहा, तुम लोगों पर आखिर क्या गुजरी है? शदीद ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त के बायस ही आदमी इस हालत को पहुँच सकता है। मैंने कहा, हम लोग 6 रोज़ तक पहाड़ी इलाके में फ़रार होने की कोशिश करते रहे। मैंने सिल्विया को अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। वो हमतन गोश बैठी पूरी महवियत से मेरी बातें सुन रही थी। मैंने कहा, और जब उन लोगों ने आग बुझाने वाली गैस फेंकी तो उसके असर से हम बेहोश हो गए। उसके बाद जब आंख खुली तो इस कमरे में थे और तुम्हें रूबरू देखकर मैं पहली ही नज़र में मुतासिर हो गया। शायद ये किसी किस्म की दिमागी या आसाबी कमजोरी थी, वरना मैं इतनी आसानी से तो किसी से मुतासिर नहीं हुआ करता। ये कहते हुए मैंने अपनी दास्तान ख़त्म की। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई, बोली, वाकई तुम बहुत चालाक हो। इस कदर दहशतनाक दास्तान सुनाने के बाद ये तस्करा करके मज़ाह भी पैदा कर दिया और मुझसे मुतासिर होने का जवाज़ भी पैदा कर लिया। मैंने कहा, तो हम पर यह गुजरी मिस सिल्विया, और अब तुम हो कि यकीन करके ही नहीं दे रही। बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी नज़र में तुम इंसानियत के मोहसिन हो। मैंने कहा, जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुमने ये नतीजा किस बात से अखज़ किया, मैं भला क्या समझ सकूंगा। वो बोली, मैंने तुम्हें बताया तो है कि हमें तुम्हारे बारे में मुफस्सल मालूमात फराहम की गई हैं, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। सब यही समझते हैं कि मैं इन लोगों की हामी हूँ, मगर ऐसा नहीं है। सिल्विया के अंदाज़े गुफ्तगू से मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। अंदाज़ा यही हो रहा था कि जैसे वो मजबूरन इन लोगों के लिए काम कर रही है। अगर यही बात थी तो वो मेरे बहुत काम आ सकती थी। मैंने रोमांटिक लहजे में कहा, मुझे तो तुम पहली ही नज़र में बहुत पुरस्कार लगी थी। बोली, मेरे अंदर हरगिज कोई पुरस्कारियत नहीं है, मैं तो बस इंसानियत की बका पर यकीन रखती हूँ। हलाकत खेजी कोई भी कर रहा हो मेरी नज़र में जुर्म है। मुझे इससे गरज नहीं है कि उसका मजहब क्या है, नजरियात क्या हैं और वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। मैंने कहा, जिन लोगों के दरमियान तुम मौजूद हो उनके दरमियान रहते हुए इस किस्म की बातों पर यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। वो बोली, ये मेरी मजबूरी है जिस पर मुझे कोई इख्तियार नहीं है। मैं खुद भी मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, लेकिन इन लोगों के हाथों खिलौना बनी हुई हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरे माँ बाप कौन हैं, इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार है भी या नहीं। मैंने जब से होश संभाला है खुद को इन्हीं लोगों के दरमियान पाया है। हारूत राबील ने मेरी परवरिश की और उसी ने तालीम दिलाई। मैं यही समझती रही कि मैं भी इन्हीं में से हूँ। चंद साल कबल ही मुझ पर अपनी हकीकत मुनकशिफ हुई। उससे कबल तो मैं इन लोगों की मुजरिमाना सरगर्मियों से भी लाइल्म थी। मैंने कहा, अब तुम इनके दरमियान से फरार होना चाहती हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। बोली, जाहिर है जब तुम 6 रोज़ की जिद्दोजहद के बावजूद फरार नहीं हो सके तो मैं भला क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा, मेरी बात छोड़ो, मैं तो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मौजूद हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ की शहरी हो। अगर तुम फरार होना चाहती तो इन लोगों के खिलाफ कानून से मदद तलब कर सकती थी। सिल्विया तलखी से हंसी, बोली, कानून कितने दिन मेरी हिफाजत करता, आखिरकार मैं इनके हाथों मारी जाती। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अब तुमने क्या करने का फैसला किया है। वो बोली, मुझे तो यूं ही गुजारनी है, अलबत्ता अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ गई तो मेरे लिए यही बहुत काफ़ी होगा। मैंने कहा, मैं समझ नहीं सका कि मेरी ज़ात में तुम्हें कौन सी खूबी नजर आ गई। उसने हैरत से कहा, हारूत राबील के हवाले पर भी नहीं समझे। ये पूरी दास्तान मेरे इल्म में है कि तुमने किस तरह मसरूक़ा फार्मूले अमरीकी हुकूमत के हवाले किए। तुम वो फार्मूले किसी जंगबाज मुल्क को, कम से कम रूस को, बड़ी कीमत पर फरोख्त कर सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें वापस कर देने को तरजीह दी। ये काम बड़े मजबूत कैरेक्टर का आदमी ही कर सकता है, और हमें तुम्हारे बारे में जितनी बातें भी मनफी बताई गई हैं वो सब की सब दरअसल मस्बत हैं और तुम्हारी खूबियाँ हैं। मैं तो खुद तुम्हारी कुर्बत की ख्वाहां थी। सिल्विया की गुफ्तगू से अंदाज़ा होता था कि वो सच बोल रही है, लेकिन ये इम्कान भी था कि इस तरह ऑलिव हार्वर्ड मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो। वो मेरा एतमाद हासिल करके मुझसे फरार की स्कीम मालूम करती और ऑलिव हार्वर्ड को क़ब्ल अज़ वक्त बाखबर कर देती। इस तरह अगर मैं फरार होने की कोशिश करता तो नाकामी लाजमी होती।